Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC selection post phase 13 exam 2025 क्वेश्चन ऑफ 29 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 19 जुलाई यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के एग्जाम में जो कि पूछा गया। ये क्वेश्चन है आपका जीके जीएस और दो चार क्वेश्चन जो कि इंग्लिश के भी मिले हैं, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का लैंग्वेज जो कि बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो कि दिख ही रहा होगा आपका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है। तो खुशवंत सिंह जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान इज अ नॉवेल रिटन बाय खुशवंत सिंह पब्लिश इन 1956। इट इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ 1947। यानी ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह द्वारा जो कि लिखित एक उपन्यास है जो 1956 में प्रकाशित हुआ था। यह 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर जो कि आधारित है। द स्टोरी इज सेट इन अ फिक्टियस विलेज मानो माजरा विच इज ऑन द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। कहानी एक काल्पनिक गांव मानो माजरा में सेट है जो भारत पाकिस्तान सीमा पर है। द नॉवेल डिसिप्ट कम्युनिकल वायलेंस एंड ह्यूमन इमोशन ड्यूरिंग द पार्टीशन। यह उपन्यास विभाजन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा और मानवीय भावनाओं को जो कि दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक विंग्स ऑफ फायर, यानी विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो कि है, तो राइट आंसर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड अरुण तिवारी पब्लिश इन 1999। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी द्वारा लिखित आत्मकथा है जो 1999 में प्रकाशित हुई थी। चलिए दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे द्वारा जो कि एक प्रीमियम पीडीएफ यानी बोले तो प्रिंटेबल पीडीएफ जो कि तैयार किया गया है, देख ही सकते हैं कि आपका पीडीएफ का फॉर्मेट कैसा है। जो कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का क्वेश्चन जो कि कंबाइंड पीडीएफ आपको मिलेगा 24 जुलाई से टिल नाउ तक, जो कि जीके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप लोग लेना चाहते हैं मात्र 25 रुपीज़ में, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे जो कि संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है। ई बुक का लैंग्वेज आकि इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, तो आपको जो सा लैंग्वेज में लेना होगा तो आप लोग ले सकते हैं। बाकी फ्री का पीडीएफ जो कि आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जो कि भेज दिया जाता है, तो वहाँ से भी लेकर आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आपका मन है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वेयर द फर्स्ट नेशनल गेम्स हेल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद पहला राष्ट्रीय खेल किस वर्ष हुआ था। तो 1952 यानी 1952 में जो कि हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट नेशनल गेम्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वेयर हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 1952। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला राष्ट्रीय खेल 1952 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका पूछा गया था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। जीडीपी का पूर्ण रूप यानी जीडीपी फुल फॉर्म क्या है। तो द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट्स सो द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कंट्री इकोनॉमिक्स विच इज़ द सम ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी जीडीपी का पूर्ण रूप है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। ये किसी देश की अर्थव्यवस्था की कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है जो एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का योग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर यानी हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस राज्य का है। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस केरला है द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एट 93.91%। यानी 2011 जनगणना के अनुसार केरल में सबसे अधिक साक्षरता जो कि दर है जो कि 93.91 जो कि आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात किस राज्य का है। तो केरला का भी जो कि आपका है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच डायनेस्टी डिड मथुरा आर्ट डेवलप। तो मथुरा कला किस वंश से विकसित हुआ था। तो कुषाण वंश से जो कि आपका विकसित हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा। मथुरा आर्ट फ्lourished ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ कुषाण डायनेस्टी particularly during the reign of the Kusan Empire Kanishka. The Mathura School of Arts was at its zenith। यानी मथुरा कला कुषाण वंश के शासनकाल में विकसित हुई थी। विशेष रूप से कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल के दौरान मथुरा कला विद्यालय अपने चरमोत्सव पर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गंधारा आर्ट डेवलप ड्यूरिंग विच एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत में
गांधार किस साम्राज्य हुए समय विकसित हुआ था? तो आपका कुषाण के समय में ये भी हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा। गांधारा आर्ट developed along the Mathura arts during the rule of the Great Emperor Kanishka in the 1st century. Gandhara art was based on the foreign techniques and Greco-Roman norms. It is also known as the Greco-Buddhist school of art. यानी प्रथम शताब्दी में सम्राट कनिष्क के शासनकाल में मथुरा कला के साथ गंधार कला विकसित हुई। गंधार कला विदेशी तकनीकों और ग्रेको रोमन यानी मानदंडों पर आधारित थी। इसे ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट्स के रूप में भी जो कि जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू स्टेट लेजिस्लेचर, यानी राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद जो कि आपको पूछा गया होगा। तो आर्टिकल 168 टू 2012 डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेचर। These articles are included in Part 6 of Indian Constitution and deals with the organization, composition, duration, official प्रोसीड्यूर, प्रिविलेजेस एंड पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 6 में शामिल है और राज्य विधान मंडल के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों से जो कि संबंधित है। इन ब्रीफ देज आर्टिकल स्टेट, संक्षेप में समझे तो आर्टिकल 168 जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटर इन स्टेट, वहीं आर्टिकल 169 क्रिएशन और एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, आर्टिकल 117 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वहीं आर्टिकल 171 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में जो कि बताता है। अनुच्छेद 167 जो कि राज्यों में विधानमंडल का गठन, 69 जो कि विधान परिषद का निर्माण या उन्मूलन, 170 जो कि आपका विधानसभा की संरचना, 171 जो कि विधान परिषद की संरचना को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका हाउ वेयर द हिमालयाज फाउंड, यानी हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। द हिमालय वेयर फाउंड बाय द कोलाइजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट्स अबाउट 15 million years ago. The Indian plates moved toward the Eurasian plates and the two plates collided. During to this collision, the earth crust was lifted up and the Himalayan mountain range was formed. यानी हिमालय का निर्माण भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव से जो कि हुआ था। लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़े और दोनों प्लेटों में आपस में टकरा गई। इस टकराव के कारण पृथ्वी की पापड़ी ऊपर उठ गई और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण जो कि हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका अमृत हेरिटेज साइट यानी अमृत धरोहर योजना से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। अमृत धरोहर योजना इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच एम्स टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स एंड मैंग्रोव्स। द स्कीम इनकरेज बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक्स, ecotourism and income generation for the local communities. Under the Amrit Dharohar Capacity Building Scheme, pilot project launched in June 2023. Training and livelihood programs are being run at the 5 Ramsar sites: Sultanpur, Vitarkanika, Chilika, Sirpur, यशवंत सागर। अमृत धरोहर योजना की बात कर ले तो भारत सरकार द्वारा जो कि शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य अर्धभूमियों और मैंग्रोव के संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह योजना जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन को प्रोत्साहित करती है। जून 2023 में शुरू की गई अमृत धरोहर क्षमता योजना पायलट प्रोजेक्ट्स के तहत 5 रामसल स्थलों यानी सुल्तानपुर, भितरकनिका, चिल्का, सिरपुर, यशवंत सागर में प्रशिक्षण और आजीविका कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजन एनर्जी स्कीम से जो कि एक क्वेश्चन पूछा गया था तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की बात कर ले। नेशनल हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार द्वारा 2021 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो कि हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन को ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत के रूप में जो कि बढ़ावा देना था। लक्ष्य की बात कर ले 2030 तक भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में वैश्विक रूप से जो कि बनाना है। चलिए नेक्स्ट है आपका उज्ज्वला योजना से जो कि एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाज लॉन्च इन 2016. Its aims to provide free LPG connection to women from the below poverty lines BPL family. यानी उज्ज्वला योजना की बात कर लिया
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि 2016 में शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था। गोल की बात कर ले टू प्रोमोट क्लीन फ्यूल एंड रिड्यूस हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज बाय द स्मोक, यानी स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना और धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को कम करना, जो कि इसका लक्ष्य रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका IMEC देश से जो कि आपका क्वेश्चन पूछा गया था, द कंट्री इन्वॉल्व इन द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर आर। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल देश की बात कर ले तो इंडिया, साउथ अरेबिया, द यूनाइटेड अरब अमीरात, जॉर्डन, इजराइल एंड द यूरोपियन यूनियन स्पेशली फ्रांस, इटली, ग्रीस, जो कि आपका यह देश शामिल है। वही बात कर ले, इट इज़ अ ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनाउंस एट द G20 समिट 2023 एम एट इन्हेंसिंग ट्रेड एंड कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया, द मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। यह G20 शिखर सम्मेलन 2023 में घोषित एक व्यापार और बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारत और मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना जो कि था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था, व्हाट आर द वाइंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी सुशील वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? तो अलगोजा, इकतरा, ताशा, नौवत, गान इंस्ट्रूमेंट, टाट इंस्ट्रूमेंट, जो कि आपका ये सब है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई भी ऑप्शन में होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक डिजिटल इंडिया से जो कि आपका अगर क्वेश्चन पूछा गया होगा तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। डिजिटल इंडिया इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ऑन 9 जुलाई 2025। इट्स एम्स टू मेक इंडिया डिजिटली एम्पावर्ड। डिजिटल इंडिया भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे 9 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना था। मुख्य लक्ष्य यानी मेन गोल की बात कर ले, प्रोवाइडिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी टू ऑल, यानी सभी को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना था। प्रोमोटिंग डिजिटल सर्विसेज, एग्जाम्पल आधार कार्ड, डिजी लॉकर, ई गवर्नेंस, यानी डिजिटल सेवाएं जैसे आधार कार्ड, डिजी लॉकर, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना था। वहीं इंक्रीजिंग डिजिटल लिटरेसी इन रूरल एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। वहीं 3 मेन एरियाज यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सर्विस एंड डिजिटल लिटरेसी को जो कि बढ़ावा देना था। 3 मुख्य क्षेत्र यानी डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल सेवाएं और डिजिटल साक्षरता को भी बढ़ावा देना जो कि इसका मुख्य लक्ष्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका इंग्लिश से पूछा गया था कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम। टॉय द लाइन, तो टॉय द लाइन मीन्स टू कन्फर्म स्लाइटली टू अ रूल, strictly to a rule, command etc, accept the authority policies or principle of a particular group, especially unwillingly। एग्जाम्पल की बात करें, he tried hard to toy the line on the new job। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका, व्हाट इज़ द साइनोनिम ऑफ वर्ड ऑफ जॉय। तो जॉय का जो कि साइनोनिम पूछा गया था, तो हैप्पीनेस, डिलाइट, ग्लोरी, ब्लिस, जो कि आपका साइनोनिम्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका ग्रेटफुल का करेक्ट स्पेलिंग जो कि पूछा था करेक्ट स्पेल्ड में, तो ग्रेटफुल का स्पेलिंग जो कि GRATEFUL जो कि आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यानी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से जो कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके बारे में जान लेते हैं। लॉन्च विद द एम टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन और ग्रीन हाइड्रोजन। The announcement was made by the Financial Ministry in 2021 बजट। नोडाल मिनिस्ट्री द्वारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा जो कि इसका अनाउंसमेंट किया गया था। भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ये घोषणा जो कि 2021 के बजट में वित्त मंत्री द्वारा जो कि किया गया था। उद्देश्य की बात कर ले तो ऑब्जेक्टिव की बात कर ले तो द मिशन विल फोर्स ऑन ऑब्टेनिंग हाइड्रोजन फ्रॉम क्लीन सोर्सेस, यानी मिशन स्वच्छ स्रोतों से हाइड्रोजन प्राप्त करने पर जोर देना जो कि आपका था। द रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट फॉर 2013 इज 450 गीगावाट। दिस मिशन इज एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट द प्रोसेस। 2030 के लिए नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्य 450 गीगावाट है। इस मिशन को इस प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद जो कि है। दिस मिशन विल हेल्प
इन अचीविंग द गोल ऑफ जीरो कार्बन इमिशन बाई 2050। यह मिशन 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन के साथ के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक जो कि आपका होगा। तो ये रहा जो कि आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिलेगा ही। अगर आप लोग प्रीमियम पीडीएफ या प्रिंटेबल पीडीएफ जो कि बाई करना चाहते हैं, आप लोग डेमो देख ही सकते हैं एक पेज का, तो आप लोग बाई कर सकते हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपका ये उपलब्ध रहेगा। ये तो अभी हिंदी लैंग्वेज में, पर ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, तो आप लोग बाई कर सकते हैं। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।